स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, अम्ल तनफ़ुस का मैकेनिज़्म। तो इसमें हमने कल इंस्पिरेशन की बात कर ली थी, हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। कल हमने इनहेलेशन के बारे में पढ़ा था, रिवाइज करते हैं इनहेलेशन को। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी कि बाहर की हवा का फेफड़ों में लेके जाना। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़ेंगे एंड रिब्स आर रेज्ड और पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। एट द सेम टाइम, और इसी वक्त द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोएड, और एंड उसी वक्त गुंबद नुमा डायाफ्राम भी सिकुड़ता है और वो सिकुड़ कर नीचे हो जाता है। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, इन हरकत से थोरेसिक कैविटी में एरिया बढ़ जाता है। विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, जिससे फेफड़ों पे प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट, और नतीजे में द लंग्स एक्सपैंड, फेफड़े फैलते हैं एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेज, और उनके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स, और बाहर की हवा फेफड़ों में भागती है टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो सके। स्टूडेंट्स कल हमने बात की थी इंस्पिरेशन की, कि बाहर की हवा का फेफड़ों में लेके जाना इंस्पिरेशन कहलाता है। इस दौरान रिब्स के दरमियान जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं और पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। डोम शेप डायाफ्राम सिकुड़ कर नीचे हो जाता है। इन मूवमेंट से थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों पे प्रेशर कम हो जाता है, और जब फेफड़ों पे प्रेशर कम होता है तो वो फैलता है, और उनके फैलने से अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। फिर बाहर की हवा फेफड़ों में भागती है, ताकि बाहर एटमॉस्फेयर में और फेफड़ों में हवा का प्रेशर बराबर हो सके। तो ये था हमारा कल का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन हम कहते किसे हैं? अंदर की जो हवा है उस हवा को बाहर निकालना, यानी फेफड़ों से हवा को बाहर निकालना, ये कहलाता है एक्सपायरेशन, या इसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के बाद इन द लंग्स, फेफड़ों में, द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। कह रहा है गैसों के तबादले के बाद जो फेफड़ों में ना खालस हवा मौजूद है, इम्प्योर एयर मौजूद है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सहेलेशन में। इस दौरान मूवमेंट्स कौन सी होंगी? द रिब मसल्स रिलैक्स, रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जिससे पसलियां वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, डायाफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप, और ये अपनी दोबारा गुंबदनुमा शक्ल में आ जाएगा। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, और इससे छाती के खिला में खाली जगह कम हो जाती है। एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, जिससे फेफड़ों पे प्रेशर बढ़ता है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और इसी प्रेशर के बढ़ने की वजह से फेफड़े सिकुड़ेंगे, एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और हवा उनमें से बाहर निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है कि गैसों के तबादले के बाद जो फिर इम्प्योर एयर बचती है उस हवा को बाहर निकाला जाता है, और फेफड़ों से उस हवा को बाहर निकालने को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। इस दौरान मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? चूंकि इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और रिब्स ऊपर हो गई थी, अब वापस क्या होगा? रिब के मसल्स रिलैक्स करेंगे और वो वापस अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, और इसी तरह जो डायाफ्राम है वो भी रिलैक्स करेगा, और जब वो रिलैक्स करेगा तो वो भी अपनी दोबारा से ऊपर उठी हुई गुंबदनुमा शक्ल में आ जाएगा। और इन हरकत से जो चेस्ट कैविटी है उसमें जगह कम हो जाएगी और फेफड़ों पे प्रेशर बढ़ेगा। जब फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो सिकुड़ेंगे, और जब वो सिकुड़ेंगे तो उनके अंदर की हवा खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सपायरेशन।
अब हम डायग्राम भी डिस्कस करते हैं। कल हमने इंस्पिरेशन को डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो रिब्स के दरमियान मसल्स मौजूद हैं, जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, वो मसल्स दोबारा से रिलैक्स करते हैं, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो पसलियां दोबारा से अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाती हैं। और एंड इसी वक्त जो डोम शेप डायाफ्राम है वो भी रिलैक्स करता है और वो अपनी ऊपर उठी हुई गुंबदनुमा शेप में आ जाता है, जिससे फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा फेफड़ों के ऊपर तो उनके अंदर की जो हवा है वो बाहर आ जाएगी, एयर मूव्स आउट, जो हवा है वो बाहर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हरकत होती हैं एक्सपायरेशन के दौरान। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की तारीफ करें, ये हमने कल कर लिया था। व्हाट मूवमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान कौन सी हरकत होती हैं, ये भी कल हमने कर लिया था। डिफाइन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की तारीफ करें, ये आज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने बताना है कि गैसों के तबादले के बाद जो इम्प्योर एयर है उसको फेफड़ों से बाहर निकालना कहलाता है एक्सपायरेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट मूवमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, तो आपने बताना है कि जो रिब के मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिससे रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं। और एंड उसी वक्त जो डायाफ्राम है उसके मसल्स भी रिलैक्स करते हैं और वो अपनी ऊपर उठी हुई गुंबदनुमा शक्ल में आ जाते हैं, जिससे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और उनके अंदर की हवा बाहर आ जाती है। स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। कल हमने इंस्पिरेशन के बारे में बात की थी और आज हमने बात की है एक्सपायरेशन के बारे में। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आपने यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।